Hello everyone, welcome to the channel. So we were continuing complex integration, right? And in complex integration, this is the third lecture, and here we are going to do one of the most important portion of this part, and that is called कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट कॉशी का ही है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला या फिर प्रॉपर्टी थ्योरम वट एवर वी कैन से, एंड जिसको हम लोगों को देखना है, करना है इन द सिलेबस. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ कॉशीस थ्योरम किया था, है ना. एंड कॉशी थ्योरम से डायरेक्टली ही हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. अभी इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला. ठीक है, अब क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है वो हम देखेंगे. क्या होता है कि अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सो वी आर गोइंग टू सी दैट. अदरवाइज कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं कर देता है कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है इसको समझने के लिए, लेकिन उसके पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं. तो क्या है कि क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रेशन करने में ये फार्मूला कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला हम लोग को मदद कर देता है ना, बिल्कुल डायरेक्ट मदद कर देता है. देखो अभी जो लास्ट हम लोगों ने जो पोर्शन किया था, जो कॉशीस थ्योरम किया था लास्ट लेक्चर में, एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थ्योरम्स था जिनको यूज़ करके हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था. उसमें क्या था कि यहाँ पे, है ना, ये बाकी का पोर्शन अभी जाने दो, ये मुझे देखना ही नहीं है, इसके ऊपर मैं बाद में आ रहा हूँ. सिर्फ और सिर्फ ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखो, है ना, जो इंटीग्रेशन और उसके बाद जो है ये वाला पार्ट देखो. तो क्या डिफरेंस क्या था, अगर याद है तो तुम लोगों को वो जो फॉर्मेट हुआ करता था उसमें क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर सम कर्व सी dz बाई जेड माइनस अल्फा, ये हुआ करता था फॉर्म, है ना. अल्फा इंटीरियर पॉइंट होगा तो ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो वो एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट वी हैव डन. अब इसमें क्या है कि दैट इज यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ 1 होना चाहिए, तब जाके वो सब फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फॉर्म ये हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न्यूमरेटर में 1 ही हो. z का कुछ और फंक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है 1 छोड़ के. अब जब ऐसा होगा तब उस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है हम लोग के सामने. ठीक है, बस इतना क्लियर रखना. ओके, अब फार्मूला समझ लेते हैं, स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि बोल रहे अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है within and on a simple curve, simple closed curve C, मतलब समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, मतलब समझेंगे. and alpha is any point within C, ठीक है. then f of alpha is equals to 1/2 पाई. ये ऊपर वाला ये मत देखना, ये तो मैं पहले भी वीडियो में बताया था, ये तो मैं हटा नहीं सका इसलिए. अदरवाइज एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर सी सम पाथ सी, क्लोज्ड कर्व सी, एफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा इंटू डी जेड. ये हो गया. ठीक है, अब इसको देखो क्या हो सकता है, कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले 1 मार्क के लिए कि सिर्फ ये वाला पार्ट दे दे, और जहाँ पे अल्फा का कुछ वैल्यू एक रहेगा, क्वेश्चन मान लो 2, और जस्ट डायरेक्टली पूछ लेगा कि फिर F2 क्या होगा, है ना. इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता. जो मोस्टली देखने को मिलता है वो है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के लिए ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं. कैसे कि देखो इसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, कि इधर ये जो 2 पाई आई है ना, इसको अगर हम लोग इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रल एफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू एफ अल्फा. कहने का मतलब, इसका मतलब सर करना क्या, देखो इससे क्या मदद हो गया कि इससे सर हमें फर्दर इंटीग्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है. एंड नॉट ओनली दैट, हम लोग ज़्यादातर इंटीग्रेशन करेंगे भी नहीं. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में या फिर उसके पहले हम लोगों ने प्रॉपरली इंटीग्रेशन किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वगैरह किया था. अभी हम लोग वो सब करेंगे ही नहीं, रादर इंटीग्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे. वो कैसे, तो देखो इसका मतलब अगर, तो बस करना यह है कि जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को हमें बस इस फॉर्म में
अगर सजा हुआ है तो मतलब क्वेश्चन अगर इसी फॉर्म में गिवन है तो बहुत बढ़िया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम सिर्फ इस फॉर्म में इसको सजा लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन को, बस कर लिया। फिर उसके बाद सिर्फ हमें अल्फा को आइडेंटिफाई करना है एंड यहाँ पे पुट कर देना है इस राइट हैंड साइड में। देखो 2πi तो 2πi रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ जेड क्या है वो तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, e टू द पावर जेड हो सकता है, साइन जेड, कॉस जेड, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पे जेड की जगह पे ये जो अल्फा दिख रहा है यहाँ पे नीचे, वो अल्फा पुट कर देना है, बस इतना काम है। इसका मतलब सर इंटीग्रेशन करने का कोई चांस ही नहीं हुआ, किया ही नहीं हम लोगों ने इंटीग्रेशन, डायरेक्टली सिर्फ सिंपली वैल्यू पुट करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग कॉशीस इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे करना है देखेंगे क्वेश्चन, अभी तो दबा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी, एब्सोल्युटली डू नॉट वरी। आ जाओ सर, इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन देखे उसमें क्या है कि मान लो ऐसा तो डेफिनेटली हो सकता है कि नीचे हमेशा ये z माइनस अल्फा का लीनियर फॉर्म ना रहे, इसका तो कुछ पावर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है ना, ये भी एक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है पेपर में। और अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, सब कुछ सही चल रहा था, सिर्फ देखो यहाँ पे डेरिवेटिव कर देना है, एफ डैश अल्फा करना है, मतलब जो भी एफ जेड मिलेगा उसको एक बार डेरिवेटिव करो, एफ जेड जो मिलेगा उसको एक बार डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके फिर उसके बाद जेड की जगह पे अल्फा पुट करो। ठीक है, इसमें डेरिवेटिव नहीं करना है, डायरेक्टली एफ जेड की जगह पे एफ अल्फा कर देना है। इसमें जब स्क्वायर हो रहा है तो डेरिवेटिव करके फिर अल्फा पुट करना है। एंड इसका मतलब सर इसका कोई पैटर्न होना चाहिए क्यूब के लिए, टू द पावर 4 के लिए। हाँ सर, पैटर्न यही है। क्या पैटर्न है बेटा, ध्यान रखना एक और चीज़ यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे 1 है, एक्चुअल में ये 1 फैक्टोरियल है, क्योंकि इसके लिए ये जो nth पावर के लिए ये जो जनरल फॉर्म है इसको हमें याद रखना है। जनरल फॉर्म में क्या हो रहा है, क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन, पहले ये वाला पार्ट देख लो कि क्वेश्चन क्या मिलेगा तुम्हें, तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही मिलेगा। हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेट ना करके हम लोग इस फॉर्मूला से वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करके पुट कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें एक ऊपर एफ जेड मिलेगा डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 जेड प्लस 3 वट एवर टू द पावर मान लो 5 वगैरह मिल गया, इंटीग्रेशन डी जेड, ये वाला पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। तो उसको सॉल्व कैसे करें, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, क्या करना कि पहले तो इस 2π को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब इसको मतलब ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है दिस इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2πi इंटू एफ एन अल्फा डिवाइडेड बाई, और ये n फैक्टोरियल जो है इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दिस। तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो भी पावर हमें दिखेगा z माइनस अल्फा के, जो भी पावर दिखेगा, 4 दिखा 5 दिखा वट एवर, उससे एक कम हमें डेरिवेटिव करना है, किसको, एफ फंक्शन का। फिर उसके बाद z के जगह पे अल्फा पुट कर देना है, नीचे वही एक कम जो नंबर होगा उसका फैक्टोरियल रखना है, और एक 2πi मल्टीप्लाइड रखना है यहाँ पे, 2πi इंटू एफ एन अल्फा, मतलब f का n टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद अल्फा पुट करना, डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल। और ये n कहाँ से मिल रहा है, n मिल रहा है ये z माइनस अल्फा का जो पावर है उससे एक कम, दैट -1 इज योर n, दैट्स इट। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या करना है, मतलब मोस्टली हमें फर्स्ट ऑर्डर, मतलब यही जो ऊपर वाला जो फॉर्म है यही मोस्टली हमें देखने को मिल जाता है। अदरवाइज ये तीनों फॉर्म याद रखना, मैक्सिमम स्क्वायर दिख जाएगा या फिर उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो देखो अगर ये जनरल n वाला फॉर्मेट याद रखोगे तो n का वैल्यू 1 2 3 वगैरह वैरी करके किसी भी टाइप का फॉर्मूला तुम लोग खुद ही बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन n याद रखना, n वाला याद रखना फॉर अ जनरल फॉर्मेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फॉर्मूला है, जो भी बोलो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है, इसको याद रखना ही है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तगड़ा वाला क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पे, है ना, और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही मज़ेदार बात है, जैसे कि 2017 का क्वेश्चन है। आ जाओ फिर, चलो देखो वही मैं बता रहा हूँ यार, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, मैं यही बता रहा था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना भी करे, यहाँ पे जैसे कि बोल दिया है कि यूज़ करो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ऐसा हो सकता है कि मेंशन ना करे, तो भी सर देख के पता चलना चाहिए जब यहाँ पे, हालांकि अच्छा ये x नहीं होगा बाय द वे, z होगा, वो मैं फ्रेश करके एक बार इक्वेशन वैसे भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब इंटीग्रेशन को। अदरवाइज 2-3 चीज़ देख के, जैसे कि यहाँ पे ऊपर 1 नहीं है, 1 छोड़ के कुछ भी फंक्शन है यहाँ पे, तो नंबर 1। नंबर 2, सर्कल पाथ जो है वो क्लोज्ड
होना चाहिए। मोस्टली मैंने ये बताया है कि मोस्टली हमें सर्कल ही देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर भी है। एंड दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि नीचे जो है तुम्हें लीनियर फैक्टर देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने एक मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था एक लीनियर फैक्टर से मैंने फॉर्म बना के दिखाया था, एक लीनियर फैक्टर से मैंने फॉर्म बना के दिखाया था z माइनस अल्फा। यहाँ पे मान लो दो है z माइनस अल्फा माइनस z माइनस बीटा, लेकिन दोनों ही लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं। दो तीन जितना भी हो, उतना ज़्यादा वैसे नहीं होता, मैक्सिमम दो ही हो जाता है। या फिर लीनियर, यहाँ पे एक लीनियर पावर हो, लीनियर कुछ फैक्टर होगा, उसका पावर होगा 2 या फिर 3, ऐसा ऐसा भी होने देखने को मिल सकता है। तो सभी टाइप्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, सभी सॉल्व करेंगे। सो इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखो वो यूज़ करने के लिए, कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें, मैंने शुरू में ही बता दिया था, मुझे इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है। फॉर्मेट में अरेंज किया बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स सर, अगर यहाँ पे नीचे दो फैक्टर रहें तो हम कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसको ब्रेक कर ले दो टर्म में जिसके नीचे सिर्फ एक एक करके फैक्टर हो, तो फिर हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस उतना करना है। और वो करने के लिए बचपन का थोड़ा सा जो कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते थे, पार्शियल इंटीग्रेशन, जो फैक्टर वाला फॉर्म था, उसमें हम लोग जो यूज़ करते थे वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, पहले मैं इंटीग्रेशन थोड़ा सा सजा लूँ। क्लोज्ड, मैंने यहाँ पे क्लोज्ड कॉन्टूर का साइन दे दिया, क्योंकि ये जो पाथ यहाँ पे गिवन है वो क्लियरली एक सर्कल का इक्वेशन है, और दैट मीन्स पाथ जो है वो क्लोज्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बार बताया है ऐसे। इस टाइप का जो भी हो, ये सर्कल का इक्वेशन होता है ना, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। वो कैसे होता है वो भी मैंने बहुत बार बताया, हालांकि एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। z को जनरली हम लोग लिखते हैं x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2, और ये है मॉड्यूलस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम करके एक स्क्वायर रूट दे देना होता है। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दो तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और अगर तुम लोगों को याद है तो यही होता था एक सर्कल का जनरल फॉर्म, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता था फॉर्मेट। तो ये सर्कल का ही क्वेश्चन होता है एक्चुअल में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है सर्कल का इक्वेशन। ओके, चलो आ जाओ अब। अच्छा, मैं तो इसको बना रहा था, चलो लिखते हैं फिर। e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 dz। ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलो, मैंने क्या बताया, मुझे इसको अरेंज करना है ना। कैसे अरेंज करें, आ जाओ। लो सर्किट इंटीग्रेशन ओवर सी। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूँ ऊपर z माइनस 1 माइनस z माइनस 2, और इसके साथ में e टू द पावर 2z को मैं मल्टीप्लाइड रखता हूँ डिवाइडेड बाय z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 dz। अब सर इससे क्या होगा कि इससे बहुत कुछ होगा जो हम नीचे देखेंगे डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल क्या होगा कि यहाँ पे ये जो z माइनस 1 है माइनस z माइनस 2 है, ये दोनों एडजस्ट होके सिर्फ और सिर्फ 1 देगा, जो कि यहाँ पे एक्चुअल में था 1, सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है ना। z कैंसिल आउट होगा, 2 माइनस 1, सही है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। तो इस माइनस साइन से मैं ब्रेक कर रहा हूं दो टर्म में, तो एक बन जाएगा, देखो क्या होगा, एक बनेगा e टू द पावर 2z बाई z माइनस 2। सर ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म बनेगा उसमें z माइनस 1 एंड z माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, तो मैंने लिखा ही नहीं, डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। सेकेंड जो दूसरा टर्म होगा, अच्छा इसके साथ dz रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए इंटीग्रेशन के साथ एक dz हमेशा। और दूसरा टर्म जो होगा माइनस साइन होगा बीच में, यहाँ पे होगा दिस, और नीचे होगा z माइनस 1 और उसके साथ होगा dz। सर ये हम लोग का फॉर्मेट रेडी है, फॉर्मेट हम लोग का रेडी है। क्या फॉर्मेट दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ, ये वाला फॉर्मेट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। देखो क्या फॉर्मेट था, क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन एफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा
dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ अल्फा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ अल्फा। सही है। अच्छा, तो अगर कंपेयर करोगे किसको, अच्छा एक एक करके करते हैं, साथ में भी कर सकते हो, बड़े हो चुके हो अभी, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तुम लोग नीचे नीचे कंटिन्यू करना, ठीक है। नाउ क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन e टू द पावर 2z बाई z माइनस 2 dz। सर कंपेयर करो किसके साथ, इसके साथ। सर इसके साथ इस महाशय को कंपेयर करो। अच्छा यहाँ पे सी है, वैसे इस महाशय को कंपेयर करो, है ना। तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, सो देयरफॉर एफ जेड इज इक्वल्स टू, ये लिख लेना, ये लिख सकते हो, आराम से लिख लेना, फिर लिखना कि कंपेयर करके हम लिख रहे हैं ना। तो एफ जेड हमें दिख रहा है e टू द पावर 2z एंड अल्फा हमें दिख रहा है 2, चलेगा, बहुत बढ़िया। दूसरा एंड एक और जो है दैट इज ये वाला, क्या है e टू द पावर 2z बाई z माइनस 1 dz। अब इसमें क्या है, इसमें भी एफ जेड जो है वो सेम ही है, वो तो होगा ही, लेकिन इसमें अल्फा है 1, अल्फा है 1। रेडी, चलो अब समझते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टूर गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो कॉन्टूर क्या है। वो कॉन्टूर एक सर्कल है। कैसा सर्कल है, उस सर्कल का ही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया था चुपके से। तो ये कैसा सर्कल है सर, जिसका सेंटर है 0,0 पे एंड जिसका रेडियस है 2। ड्रॉ कर लो एक ऐसा सर्कल, ड्रॉ कर लो एक ऐसा सर्कल जिसका, थोड़ा सा मेरा हिल गया, हिल गया। तो जिसका सेंटर है ओरिजिन पे एंड ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 0,2 एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अब हमें देखना क्या है, बस हमें इतना कंफर्म कर देना है कि ये जो पॉइंट्स हमें मिला है बेसिकली ये सिंगुलैरिटीज है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटीज मतलब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन रहता है उसका डिनोमिनेटर जिन जिन वैल्यूज के लिए जीरो होता है, उसका डिनोमिनेटर जिन जिन वैल्यूज के लिए जीरो होता है उन वैल्यूज को सिंगुलैरिटी बोला जाता है। हालांकि ये हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे, सो डू नॉट वरी। तो देखो यहाँ पे z इक्वल्स टू 1 के लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा, z इक्वल्स टू 2 के लिए भी डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो ये जो 1 एंड 2 ये जो वैल्यूज मैंने लिखा अल्फा का, दीज आर बेसिकली सिंगुलैरिटीज। मैं टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंगुलैरिटी प्लूरल था इसलिए मैंने सिंगुलैरिटीज बोला था, अदरवाइज दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट और पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। दे आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। ओके, नाउ देखो बस हमें इतना कंफर्म करना है कि ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटीज है ऑन एंड विद इन, बस हमें इतना कंफर्म करना है ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटीज हमें मिला है, एक मिले दो मिले जितना भी मिले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो इस कॉन्टूर के अंदर हो, इसके अंदर कंटेन्ड हो, या फिर अगर इसके पेरिफेरी में भी होगा, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर भी होगा तो भी हमें चलेगा, सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए, दैट इज बाहर नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, ये जो अल्फा इक्वल्स टू 2, अल्फा तो मैंने लिखा है रैदर दिस इज z इक्वल्स टू 2, है ना, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, मतलब इस डिनोमिनेटर को अगर जीरो करोगे तो एक मिलेगा z इक्वल्स टू 2 या एंड एक और मिलेगा z इक्वल्स टू 1। तो मैं बता रहा हूं कि अगर ये z इक्वल्स टू 1 या फिर z इक्वल्स टू 2 इस कॉन्टूर के अंदर मिले, या फिर इवन जैसे कि 1 मिलेगा यहाँ पे, दिस इज z इक्वल्स टू 1, या फिर इवन अगर पेरिफेरी के ऊपर भी मिल जाए, सर्कमफ्रेंस के ऊपर भी मिले, कर्व के ऊपर भी अगर मिले, तो भी हम उनको लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर मान लो यहाँ पे एक फैक्टर होता है z-3, तो तुम लोग को एक पॉइंट मिलता है 3,0 यहाँ पे, उस पॉइंट को हम लोग काउंट में नहीं लेते, लेकिन क्या होता है कि कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला के लिए जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो जनरली विद इन अंदर ही होता है या फिर ऊपर होता है, और जो बाहर पॉइंट्स होता है उन पे हम लोग ऑलरेडी ये चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि उन पे इंटीग्रेशन का वैल्यू उन पे जीरो ही होता है। सो डू नॉट वरी। हालांकि उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक और टूल है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम।
सो डू नॉट वरी, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो दो हमें पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटीज मिला है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों को ही हम लोग कैलकुलेशन में ले सकते हैं, क्योंकि एक तो है बिल्कुल सीधा सीधा, एक अंदर ही है बिल्कुल दिख रहा है, दूसरा सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और दोनों को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करें, आ जाओ। बस और तो कुछ काम ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो हम लोग, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो देयरफॉर अब देखो बेटा, इसका वैल्यू फिर क्या आएगा। अब देखो मैं इससे इसके नीचे लिख रहा हूँ, है ना। तुम लोग फिर से एक और बार इस इंटीग्रेशन को लिख लेना एंड उसके बाद नीचे इक्वल्स टू देना। क्या लिख सकते हैं, देखो कंपेयर करो। सर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई, इधर देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई आई, 2 पाई आई लिख दिया। उसके साथ रहेगा एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा। सर एफ जेड क्या है, e टू द पावर 2z। सर एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, e टू द पावर 2 इंटू 2, दैट इज 2 पाई आई e टू द पावर 4। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर दूसरा भी कर लो, किसने रोका है, मैंने तो नहीं रोका। ये भी कर लो। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ अल्फा। एफ जेड क्या है सर, इसमें भी है e टू द पावर 2z। अल्फा क्या है सर 1, तो e टू द पावर 2 इंटू 1, सही है, 2 अल्फा होगा, दैट इज 2 1। तो इधर से मिल जाएगा 2 पाई आई इंटू ई स्क्वायर। सर दोनों वैल्यूज रेडी है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन। सर यहाँ पे पुट कर दो, फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके। क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, z-2 का वैल्यू क्या मिला, ये मिला z-2 का वैल्यू, दैट इज इसका वैल्यू मिल गया 2 पाई आई इंटू टू द पावर 4 माइनस इसका वैल्यू मिल गया 2 पाई आई इंटू ई स्क्वायर। बेटा 2 पाई आई ई स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ई स्क्वायर माइनस 1, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट। ठीक है, तो मैं एक बार चीज़ों को सम अप कर देता हूँ कि किसके बाद क्या क्या करना है। देखो पहले शुरू कर सकते हो दो तरीके से, आइदर पहले जो पाथ गिवन है उस पाथ का, ये रहा ये फर्स्ट स्टेप, उस पाथ का इक्वेशन समझ लो एंड उस पाथ का डायग्राम ड्रॉ कर लो। फर्स्ट 2 स्टेप हो गया, यही करो। फिर उसके बाद नंबर 3 जो इंटीग्रल गिवन है उसको अगर अरेंज्ड फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर अरेंज फॉर्मेट में नहीं है तो अरेंज कर लो कुछ इस तरीके से। डन हो गया, चलो नंबर 4 में इधर आ जाओ। अगर एक ही इंटीग्रल मिल रहा है, एक ही टर्म मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा 2 टर्म्स मिल रहा है तो उन दोनों को सेग्रीगेटेड कर लो कुछ इस तरीके से। फिर उनके लिए अलग से, दोनों के लिए अलग से ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करो इस तरीके से, एंड देन उसको यहाँ पे पुट कर दो मेन सॉल्यूशन में एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ किस तरीके से मैंने किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और मैंने बिल्कुल रीज़न देते हुए किया, ये इसलिए कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ, ये इसलिए करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर क्लियर है तो ज़रूर एक लाइक करना और कमेंट में भी बताना कि सर हाँ सर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने बताया था वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और लगभग मैं कोशिश करूंगा सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो। एंड ये लो एक और क्वेश्चन फ्रॉम 2016, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक दिक्कत होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया मैंने। चलो फिर से यहाँ पे देखो मेंशन्ड है यूजिंग कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला। अगर मेंशन नहीं भी होता तो भी मैं उससे आगे बढ़ता, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर 1 नहीं है, एक फंक्शन है जो कि 1 नहीं है, एफ जेड जो कि है कॉस पाई जेड है, तो जो कि 1 नहीं है। सो डेफिनेटली अगर नहीं भी यहाँ पे मेंशन होता कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला तो भी मैं उसी से ही आगे बढ़ता। हाँ सर, अब तुम लोग बोले सर उससे आगे बढ़ने के लिए नीचे तो आपको लीनियर फैक्टर चाहिए, 2-3 लीनियर फैक्टर हो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन तो लीनियर फैक्टर नहीं है, जेड का पावर 2 है। अच्छा उसको भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग, देखते हैं। लेकिन हाँ ये ऑब्जर्वेशन बहुत सही था, दैट इज सर नीचे z-1 हो जाए, z+234 हो जाए, वटेवर हो जाए, लेकिन लीनियर फैक्टर नीचे दिखना चाहिए, तब जाके कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ लीनियर फैक्टर का कुछ भी पावर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन z का पावर 1 ही होना चाहिए उस फैक्टर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि सर इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके। ठीक है, तो इस देखो मैंने क्लोज सर्किट दे दिया इसीलिए, है ना,
मैंने यहाँ पे क्लोज्ड कॉन्टूर का सिंबल इसलिए डाल दिया यहाँ पे क्योंकि जो कॉन्टूर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अराउंड अ रेक्टेंगल विद द वर्टिसेस दिस, तो रेक्टेंगल जो होगा वो तो डेफिनेटली एक क्लोज्ड पाथ ही होगा, डेफिनेटली एक क्लोज्ड पाथ होगा। अच्छा बाय द वे मैंने फिर से शायद एरो देना मैं भूल गया था, हाँ देखा मैंने ये एरो ना भूल जाता हूँ। तो क्या करना है, एरो जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना, क्योंकि जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जो क्लॉक होता है उसका जो हैंड्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, एंड उसको ही हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। ओके सो एनीवेज, सो इसको हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज कॉस पाई जेड, जैसा है उसको मैंने लिख दिया। और नीचे जो जेड स्क्वायर माइनस वन है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ? हाँ, जिन्होंने समझ लिया वो है इंटेलिजेंट, बाकी जिन्होंने नहीं समझा वो भी है लेकिन थोड़ा सा कम, अभी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं ना। हाँ, और जैसे ही तुमने ये वाला लिख लिया तो तुम लोगों को वो लास्ट क्वेश्चन वाला पैंतरा तुम्हें दिख जाएगा। सही है ना। और नीचे था z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन, एंड इसके साथ एक कॉस पाई जेड रहेगा मल्टीप्लाइड डी जेड। अब बेटा दिक्कत यह है कि सर ये तो एडजस्ट तो हो जाएगा, z को लेके कोई दिक्कत ही नहीं है, z तो एडजस्ट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन एंड माइनस ऑफ माइनस वन मतलब एक और प्लस वन, मतलब प्लस टू ऊपर दिख रहा है, तो उस प्लस टू को तुम लोग एडजस्ट कर दे सकते हो, क्या करके, एक वन बाई टू इसके साथ यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई करके, बस और कुछ नहीं, खत्म। अब क्या करना है सर, अब इस मिडिल में ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन से इसको ब्रेक कर देना है, और जैसे ही ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो तो क्या क्या ये मिलेगा। चलो मैं लिख के ही कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये स्टेप जंप किया था, इसमें मैं लिख के कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ, एक स्टेप ज़्यादा कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, और बीच में वो जो माइनस साइन है, हाफ इंटू क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन ओवर सी, यहाँ पे सी ज़रूर लिखना, ओवर सी जेड माइनस वन इंटू कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन डी जेड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे वही सेम तरीके से जेड प्लस वन एंड जेड प्लस वन कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, और यहाँ पे जेड माइनस वन कैंसिल आउट होगा, तो होके क्या मिल रहा है, हाफ इंटू सरफेस इंटीग्रेशन है, सॉरी क्लोज्ड इंटीग्रल, अच्छा डी जेड होगा दोनों के साथ, यहाँ पे लिखना भूल गया था, कॉस पाई जेड बाई जेड माइनस वन डी जेड, ये एक हो गया, और दूसरा हाफ इंटू क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रल कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन डी जेड। बस सर फॉर्मेट तो रेडी हो चुका है ना। चलो शुरू में कर रहा हूँ इसलिए मैं बार बार फॉर्मेट बताते हुए चल रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या था सर, फॉर्मेट तो यही था कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, किसका, एफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा डी जेड, इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा दैट विल बी टू पाई आई इंटू एफ ऑफ अल्फा, ठीक है। सर फॉर्मेट दिख रहा है, एफ जेड वगैरह दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो तुम लोग जिस तरीके से मैंने किया, अगर चाहो तो पहले ये काम कर ले सकते हो, पहले अरेंज कर ले सकते हो, अगर क्वेश्चन अरेंज नहीं है, अगर क्वेश्चन अरेंज होता तो डेफिनेटली मैं ये नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये नहीं था तो इसलिए मुझे करना पड़ा। अदरवाइज जो कॉन्टूर है, जो सी है, जो पाथ है, उसको ड्रॉ करके भी इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। नाउ दैट इज अप टू यू, ये तुम लोग के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो सर यहाँ पे जो कॉन्टूर होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, कैसा रेक्टेंगल, जिनका वर्टिसेस है कहाँ पे देख सकते हो, टू प्लस माइनस आई, मैंने ऐसा एक इंक लिया जो मुझे ही नहीं दिख रहा है, एक है टू प्लस माइनस आई, एक है यहाँ पे, मतलब चार पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं तुम लोगों को, एक है टू प्लस आई, दूसरा है टू माइनस आई, एक है माइनस टू प्लस आई, एक है माइनस टू माइनस आई। तो आ जाओ इन पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। देखो बेटा टू प्लस आई मतलब क्या है सर, मतलब है x का वैल्यू है टू एंड यहाँ पे i के साथ कुछ नहीं है, मतलब वन मल्टीप्लाइड है, तो y का वैल्यू है वन, इसका मतलब पॉइंट क्या बना सर, 2,1 मतलब समवेयर अराउंड हियर, ये है मान लो हम लोग का 2,1 पॉइंट।
सही है। अच्छा सर दूसरा पॉइंट क्या है सर, 2 - i मतलब 2 + i इंटू -1, इसका मतलब x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है -1, और इसका मतलब जो पॉइंट है दैट इज 2, -1, जो कि होगा कुछ यहाँ पे, एक होगा -2, 1, एक होगा -2, -1। सो दिस इज 2, नहीं दिस इज 2, -1, दिस विल बी -2, -1, सही लिख रहा हूँ, नहीं -2, +1, एंड दिस विल बी -2, -1। ये मैंने रेक्टेंगल का चारों वर्टिसेस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। देखो मैं बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ज्वाइन कर रहा हूँ, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन हाँ इससे एक प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। ठीक है, और बीच में ये हो गया सेंटर। ठीक है, और ये हो गया तुम लोगों का सी सर्किट क्लोज्ड पाथ, जो भी बोलो, ये हो गया सी। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें तो सिंगुलरिटीज कहाँ कहाँ पे है? इस टर्म के लिए है z = 1 पे। अच्छा एक एक करके करते हैं, दोनों को लिख लेते हैं, लिख के करते हैं। पहले मैं इसको ले रहा हूँ हाफ इंटू क्लोज्ड सर्किट इंटीग्रल क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रल cos पाई z डिवाइडेड बाई z-1 dz। सही है, ओके सर। सर इसका इसका क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी कहाँ पे है? 1 पे। सिंगुलरिटी कहाँ पे है सर? 1 पे है, बहुत बढ़िया। बस इतना देख लेना है कि ये 1 इस रीजियन के अंदर है कि नहीं, बस इतना देख लेना है, और कुछ नहीं सर। रीजियन मतलब ये जो क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर जो रीजियन है, इस रीजियन के अंदर, या फिर इवन अगर वो इस बाउंड्री के ऊपर भी होगा, है ना, जो आउटलाइन है रेक्टेंगल का, अगर उसके ऊपर भी होगा तो भी मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है, बिल्कुल सही है, आ जाओ। ओके, तो डेफिनेटली ये जो है 1 जो पॉइंट है वो डेफिनेटली सर यहाँ पे होगा 1,0, तो डेफिनेटली वो सर्किल का सर्किल नहीं सॉरी रेक्टेंगल के अंदर है। तो हम इसके, क्योंकि ये एक इंटीरियर पॉइंट है ना, z = 1 इज एन इंटीरियर पॉइंट, सो हम लोग कॉशीस इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अप्लाई कर दे तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 2πi इंटू एफ ऑफ अल्फा। सर यहाँ पे एफ जेड क्या है सर, कंपेयर करने से मुझे एफ जेड जो यहाँ पे दिख रहा है, एफ जेड जो मुझे दिख रहा है दैट इज कॉस पाई जेड। तो एफ ऑफ अल्फा, सर अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है 1, अल्फा का वैल्यू है 1, राइट, ये तो है अल्फा। यहाँ से अल्फा मिलेगा किसको सर, इसको एंड इसको कंपेयर करके अल्फा का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा, राइट। एफ ऑफ अल्फा मीन्स, एक स्टेप और कर देता हूँ चलो तुम लोगों के लिए, 2πi इंटू एफ ऑफ अल्फा मीन्स एफ जेड क्या था ये, एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, कॉस पाई अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, राइट, तो कॉस पाई इंटू 1 दैट मीन्स सिंपली कॉस पाई। धीरे से समझना, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पहले कंपेयर करो किसको सर, इसको एंड इसको, फॉर्मूला को कंपेयर करके तुम लोग को दिख रहा है अल्फा, है ना, चलो अल्फा भी लिख देता हूँ, अल्फा का वैल्यू 1 दिख रहा है। तो अगर एफ जेड ये है कॉस पाई जेड, तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, कॉस पाई अल्फा। अल्फा क्या है 1, दैट मीन्स कॉस पाई सिंपली। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या है सर, कॉस पाई का वैल्यू है -1, राइट। तो यहां से क्या मिल रहा है, -πi, -πi, है ना, ये 2 कैंसिल आउट होगा। सिमिलरली जो दूसरा है, एक और तो है ना, हाँ सर क्यों नहीं है, डेफिनेटली है। कौन सा सर, ये वाला पता है इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ क्लोज्ड इंटीग्रल cos पाई जेड डिवाइडेड बाई z+1 dz। पता है इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ इंटू 2πi इंटू, सर इसके लिए भी एफ ऑफ अल्फा, मतलब एफ जेड तो सेम ही है cos पाई जेड, तो यहाँ पे होगा cos ऑफ -पाई। सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पे
सेकंड केस के लिए इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -1 दिख रहा है। देखो अल्फा का वैल्यू -1 दिख रहा है कंपेयर करने से, राइट। तो एफ ऑफ अल्फा होगा कॉस ऑफ -पाई। अब कॉस जो होता है वो माइनस साइन को वो खा जाता है, दैट मीन्स दिस विल बिकम चलो नीचे लिख देता हूँ, दिस विल बिकम हाफ 2πi इंटू कॉस ऑफ पाई। सही है, तो ये सेम बन रहा है, तो इसका भी जो है वैल्यू दैट विल बी -πi, इसका भी वैल्यू विल बी -πi। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या बन रहा है, देखो फाइनल आंसर देखो सर, इसका वैल्यू आ रहा था -πi, फिर आ रहा है माइनस साइन बीच में ये रहा, फिर उसके बाद इसका टर्म, इसका भी वैल्यू आ रहा है -πi। ठीक है, तो -πi प्लस πi कैंसिल आउट होगा। ओके, जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0। सही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 0 ही होगा। ठीक है, बेसिकली इसका जो वैल्यू आ जाएगा है ना, मैंने इसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, दैट इज -πi माइनस ऑफ -πi, इट विल बी 0। तो फाइनल आंसर इज 0, फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, स्टेप बाय स्टेप। ओके, दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही। अच्छा, बाय द वे देखा एक चीज़ नोटिस किया, दैट इज देखो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में जो था कॉशियस इंटीग्रल फार्मूला वो मेंशन था, मैंने बताया था अगर नहीं भी मेंशन होता तो भी मैं कोशिश करता कि इसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग कॉशियस इंटीग्रल फार्मूला, क्योंकि मुझे ऊपर यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन दिख रहा है जो कि 1 नहीं है। तुम लोग फिर से बोलोगे कि लेकिन सर नीचे तो लीनियर टर्म नहीं है और इस बार तो z² प्लस 1 है, तो फिर मैं बोलूँगा कि आओ बेटा इसको एक बार लिख लेते हैं, 1/2πi क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर c e⁻ zt, ओके, z² प्लस 1 dz। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें नीचे जो है वो लीनियर फैक्टर नहीं है, तो क्या हुआ, क्या हमने इसको नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, कैसे, इक्वल्स टू 1/2πi क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रल ओवर सी। अच्छा, मैंने क्लोज्ड ऑलरेडी कर दिया क्योंकि देखो सर्कल है ना, देखो लिखा हुआ है सर्कल है, तो सर्कल है तो मैं दैट मीन्स क्लोज्ड ही है, तो इसलिए क्लोज्ड वाला हम लोग दे सकते हैं, तो दे दिया मैंने। अच्छा, अब देखो e⁻zt ऐसा है, उसको ऐसा छोड़ दो, डिस्टर्ब नहीं करने का। नीचे जो है z² प्लस 1, अब z² प्लस 1 क्या को हम लोग क्या लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते? वो कैसे? वो ऐसे z प्लस आई z माइनस आई। सर कॉम्प्लेक्स का चैप्टर है, आप कीजिए ना, आप लेके आइए आई, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहे उतना आई लेके आइए, है ना। देखो z प्लस आई एंड z माइनस वाई को जब मल्टीप्लाई करोगे तब वो बनेगा z² माइनस ऑफ i²। सही है, तो i² मतलब -1, सो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1, तो z² प्लस 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब जब भी z² प्लस 1 दिखे तो उसको ऐसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, z प्लस आई इंटू z माइनस आई। ठीक है, अच्छा, तो इसको फिर से वैसे ही हमें लिखना है जैसे हम लोगों ने ब्रेक किया था। बाहर 2πi है, इसको छोड़ दो, ऊपर इसको लिख लो z प्लस आई माइनस z माइनस आई, एंड उसके साथ e⁻zt, इसको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई z प्लस आई इंटू z माइनस आई dz होल इंटीग्रेशन ओवर c।
अब सर इसमें भी एक चीज़ नोटिस करना है, दैट इज़ ऊपर अगर एडजस्टमेंट देख लेना है ना, ऐसे ही लिख मत देना, ऊपर एडजस्टमेंट सही हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेना। तो यहाँ पे सर जेड जेड तो कैंसिल आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई माइनस ऑफ माइनस आई, दैट मीन्स ऊपर बन रहा है 2i, लेकिन वो 2i तो था नहीं, है ना, नहीं था, तो 2i को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? कोई दिक्कत नहीं सर, आप यहाँ पे काम कीजिए, 1/2i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम ख़त्म। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब बीच में ये जो माइनस साइन है इसमें से इसको ब्रेक करना है फ्रॉम दैट माइनस साइन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, 1/4πi² एक्चुअली, है ना, 1/4πi² नीचे है। फिलहाल उसको ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस माइनस साइन से ब्रेक करूँगा तो ये टर्म मिल जाएगा e⁻zt/z dz, ये एक हो गया, और दूसरा उस माइनस साइन से ब्रेक होता हुआ तुम्हें मिलेगा z-i कैंसिल आउट होगा, तो ये मिल जाएगा ओवर सी e⁻zt/z + i dz। ओके, रेडी है, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करना। अब वही वैसे ही सेम तरीके से ब्रेक करना है, लेकिन उसके पहले ज़रा कॉन्टूर को ड्रॉ कर लिया जाए, कॉन्टूर को पहले ड्रॉ कर लिया जाए। आ जाओ पतंग लेके। अच्छा, तो सर्कल है mod z इक्वल्स टू पाई, mod z इक्वल्स टू पाई मतलब एक ऐसा सर्कल इसका सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज पाई, एंड रेडियस इज पाई, एंड रेडियस इज पाई। ठीक है, मतलब ये हो गया π,0, ये हो गया 0,π, इस तरीके से, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ेगा। रेडियस पाई है तो इसका मतलब ये होगा 0,-π एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब अगर इंडिविजुअली देखे, बाय द वे पाई का वैल्यू थोड़ा सा याद रखना, है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता था 22/7 3.14 करके। इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज 3.14, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रेडियस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें देखना है ना वो जो सिंगुलैरिटीज़ है क्या वो अंदर है या बाहर है, क्या सिनेरियो है। तो आ जाओ एक एक करके देखते हैं। तो पहले फर्स्ट जो है उसको पिक करते हैं, दैट इज e⁻zt डिवाइडेड बाई z - i dz। तो सर अगर कंपेयर करें तो fz क्या है सर, fz है e⁻zt, और अल्फ़ा क्या है सर, अल्फ़ा है i। अब देखना है कि ये अल्फ़ा कॉन्टूर के अंदर है या बाहर। सर अल्फ़ा इक्वल्स टू आई मतलब पता है कौन सा पॉइंट, अल्फ़ा इक्वल्स टू आई मतलब सर ये वाला पॉइंट, दैट इज़ बेसिकली 0,1 वाला पॉइंट। तो डेफिनेटली वो अंदर होगा, क्योंकि ये कितना है, ये है 0,3.14, तो उससे तो कम ही होगा, उसके तो नीचे ही होगा, है ना। सो डेफिनेटली ये जो है एक इंटीरियर पॉइंट है, एंड दैट इज़ वाई वी कैन अप्लाई देयरफॉर बाय Cauchy's integral formula, therefore by Cauchy's integral formula क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको एक और बार लिख लेना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, किसको, इसको, इस टर्म को पूरा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2πi इंटू, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, f ऑफ i, है ना। f क्या है सर, ये है f e⁻zt, तो z की जगह पे i आएगा, सो e⁻it, सिंपल, सही है। ओके, सिमिलरली दूसरा भी तो है, चलो सर इसको भी देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ओवर c e⁻zt बाई z + i dz। सर z प्लस i मतलब यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो रहा है, -i, मतलब सर ये वाला पॉइंट दैट इज 0,-1,
ओके सर, ये भी तो कॉन्टूर के अंदर है, डेफिनेटली है, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं सेम बाय यूजिंग कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला, दैट इज 2 पाई आई ए टू द पावर माइनस आई टी। ठीक है, एक हो गया आई टू द पावर प्लस आई टी 2 पाई आई इंटू, दूसरा हो गया आई टू द पावर माइनस आई आई टी टू द पावर माइनस आई टी, ये हो गया। ठीक है, ओके तो अभी रेडी है, तो हम लोग अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आ जाओ, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। इक्वल्स टू, बाहर क्या था 1/4 पाई आई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अंदर क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है मुझे 2 पाई आई इंटू ई टू द पावर आई टी माइनस 2 पाई आई ए टू द पावर माइनस आई टी। अच्छा सर 2 पाई आई को हम लोग कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, कर दो, किसने रोका है। अच्छा 4 पाई, वैसे आई स्क्वायर मतलब -1 होता है ना, तो -1 को हम लोग बाहर लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस साइन को बाहर रख देते हैं यहाँ पे। ओके माइनस साइन को बाहर रख देते हैं। चलो तो अंदर क्या बचा, e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर माइनस आई टी। सर पाई पाई कैंसिल आउट होगा, 2 और 4 कैंसिल आउट होगा, सो बेसिकली यहाँ पे जो बच रहा है दैट इज माइनस आई बाई 2 e टू द पावर माइनस आई टी माइनस। सर पता है इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है, तो मैं एक बार साइन चेक कर लेता हूँ, शायद साइन सही है, अदरवाइज इसका वैल्यू डायरेक्टली साइन टी के साथ बराबर है। अदरवाइज मैं अभी इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एक बार साइन चेक कर लूँ बस, साइन सही है कि नहीं। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था। चलो मैं एक पेज ऐड करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओके देखो, हमें इसको दिस इक्वल्स टू साइन टी आई एम सेइंग एंड आई एम सेइंग इट डायरेक्टली। ठीक है, अदरवाइज मैं तुम लोगों को बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो इतना तो याद है कि e टू द पावर आई टी क्या होता था, e टू द पावर आई टी मतलब ये ऑयलर्स फॉर्मूला है। ये जो e है, तुम लोग सोचते होगे कि एक्सपोनेंशियल का e है, ऐसा नहीं है, ये ऑयलर का e है। उन्होंने ये फॉर्मूला हम लोग को दिया था। तो ऑयलर्स फॉर्मूला जो था, इफ़ यू रिमेंबर, दैट वाज cos t प्लस आई साइन टी। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बचपन में क्लास 11 वगैरह में ये था। एंड e टू द पावर माइनस आई टी क्या होगा फिर, इट विल बी cos t माइनस आई साइन टी। ठीक है, अब मुझे चाहिए दिस माइनस दिस, मतलब इन दोनों को अभी माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट। e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर माइनस आई टी करने से क्या होगा, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ से मुझे दिख रहा है 2i साइन टी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अब ये 2i को मैं इस साइड में अगर डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, साइन टी इज इक्वल्स टू 1/2i e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर माइनस आई टी। सही है। अच्छा अभी मैं अगर इसमें ऊपर और नीचे एक i से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे अगर i से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर i हो जाएगा और नीचे होगा 2i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर क्या होता है, i का स्क्वायर होता है -1, इसका मतलब -i/2, और इसके साथ जो था दैट इज e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर आई टी। सर देखो वही आया। ठीक है, सो डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि ये रिजल्ट है ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट, ये है। तो अगर चाहते हो तो डायरेक्टली यू कैन राइट साइन टी, अदरवाइज अगर ऐसे करना चाहो, दिखाना चाहो, सो इट इज ऑल अप टू यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। अच्छा बाय द वे, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है पता है, ये क्वेश्चन 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 23-24 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट दिस, दैट्स इट। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस वगैरह मिल रहा था उसमें एकदम
सजा के दिया जा रहा था कि दिस इज़ योर सी, दिस इज़ योर, इसमें उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन में समझा दिया कि ये है तुम लोग का सी बेटा, यहीं से समझ लो, उतना हम लोग तुम्हारे लिए नहीं लिख सकते हैं, यहीं से समझ लो ये है तुम्हारा सी, दैट इज mod z इक्वल्स टू 1। अब बेटा mod z इक्वल्स टू 1 है क्या, बहुत बार बता चुका हूँ सर, ये सर्किल ही है। कैसा सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर है ऑरिजिन पे एंड रेडियस इज 1, एंड रेडियस इज 1, सेंटर इज एट द ऑरिजिन एंड द रेडियस इज 1, एक ऐसा सर्किल है। बहुत बढ़िया, बना लो सर्किल को, किसने रोका है। ओ एंड रेडियस कितना बताया 1, तो दैट मीन्स दिस इज 1 0, दिस इज 0 1 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे कि सर कैसे पता चल रहा है कि इसमें कॉशी इंटीग्रल फार्मूला वगैरह यूज़ करें। क्वेश्चन देख के मुझे पता चल रहा है, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, हालांकि ये होल क्यूब है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो तो लीनियर टर्म ही है, क्योंकि z का हाईएस्ट पावर मुझे 1 दिख रहा है, z स्क्वायर z क्यूब ऐसा कुछ है नहीं है सर, z टू द पावर 1 है, दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली अ लीनियर टर्म एंड दैट मीन्स देयर इज अ चांस कि मैं इसको कॉशी इंटीग्रल से सॉल्व कर सकूँ। आ जाओ फिर करके देखते हैं। बस एक काम कर लेना, देखो समझा देता हूँ, बस एक काम कर लेना, इसलिए मैंने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन में डालता हूँ ताकि सब एस्पेक्ट्स डिस्कशन हो जाए क्वेश्चंस के थ्रू। क्या करना कि z का कोएफिशिएंट 1 रखने का कोशिश करना, तो इस z को मुझे हटाना है, इस 4 को मुझे हटाना है z के सामने से। सर ये कैसे पॉसिबल होगा, सर z को कॉमन लेके बाहर कर दो, ऊपर जो है उसका एज इट इज छोड़ दो, और z अगर बाहर आएगा, सर यहाँ पे क्यूब है तो z क्यूब होके बाहर आएगा, हाँ तो आएगा, किसने रोका है, z माइनस, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू आई, इसका होल क्यूब dz ओवर c, और c क्या है, ये है c। अरे यार मैंने फिर से वहाँ पे भी साइन डायरेक्शन भूल गया था, क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं रहता इसका। ठीक है, तो सी है सर्कल, दिस इज द थिंग। अभी क्या करें, तो पहले तो एक काम करते हैं, 4 क्यूब मतलब कितना, 64, 1/64 को पहले कर देते हैं बाहर, e टू द पावर 3z डिवाइडेड बाई z माइनस 4 बाई पाई आई होल क्यूब dz। और बेटा वैसे भी जब भी यहाँ पे ऐसा क्यूब टू द पावर 4 वगैरह टर्म दिखे ना, तो तुरंत समझ जाओ ये तो इसी से ही होगा, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से ये तो आराम से हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है ना वो n वाला फार्मूला, याद दिलाऊं, चलो फार्मूला यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ताकि आंखों के सामने रहें। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें निकालना है दैट इज दिस एफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा होल टू द पावर n+1 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने यही फॉर्मेट देखा था, dz इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटू एफ n अल्फा। सही है। अभी सर कंपेयर करो, कंपेयर करो इसके साथ, किसको कंपेयर करें, इन दोनों इंटीग्रल का कंपेयर करो। सो कंपेयर करके क्या दिख रहा है, कंपेयर करके ये दिख रहा है पहले तो एफ जेड इज इक्वल्स टू है ई टू द पावर 3z, दूसरा ये दिख रहा है अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4 आई, तीसरा ये दिख रहा है कि n का वैल्यू है 2। बताओ, क्योंकि n+1 है 3 तो n का वैल्यू तो 2 ही होगा। दूसरा यहाँ पे है अल्फा, z माइनस अल्फा है ना जनरल फॉर्मूला में, तो अल्फा की जगह पे क्या है पाई बाई 4 इंटू आई। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये है कि हमें बस देखना है कि क्या ये एक इंटीरियर पॉइंट होगा, येस और नो। तो बेटा अगर कैलकुलेट करोगे पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, मतलब 1 से कम ही होगा, 0.8 वगैरह समथिंग होगा, तो ये जो वैल्यू है तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ये पाई बाई 4 आई, और अदर दिस पॉइंट शुड बी 0, पाई बाई 4।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट शुड बी 0, π/4। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक इंटीरियर पॉइंट है, डेफिनेटली इंटीरियर पॉइंट है। दैट मीन्स हम लोग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। तो दिस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फिर, 1/64 को डिस्टर्ब ही मत करो। n का वैल्यू क्या मिला, अब मैं ये लिख रहा हूँ, अब मैं सिर्फ ये लिखूंगा n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2πi। बहुत बढ़िया। एफ एन अल्फा मतलब एफ एन मतलब एफ स्क्वायर मतलब एफ डबल डैश लिख दो या फिर एफ स्क्वायर लिख दो, दोनों ही चलेगा। मैं एफ डबल डैश कर देता हूँ, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। ठीक है, अब अल्फा क्या है, π/4i, तो अल्फा लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली अल्फा की जगह पे π/4i भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, अच्छा एफ जेड अगर e⁻³ है, एफ डैश जेड क्या होगा, 3 × 3z। एफ डबल डैश जेड क्या होगा, 9 × 3z। एफ डबल डैश π/4i क्या होगा, 9 × 3 × π/4i। तो फिर सर इसका वैल्यू क्या बना, देखो ये 2 एंड ये 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो 1/64 πi e⁻³ 3π/4i is the answer. That's it. फिर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, सही है मुझे पता है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिस इज करेक्ट और नॉट। अच्छा 9 था ना, सॉरी ये 9 मैं भूल गया था, तो यहाँ पे 9 होगा एक। रादर मैं इस 9 को इधर ही लिख देता हूँ इसके ऊपर 9। ठीक है, मैं उस 9 को भूल गया था, बाकी ठीक है। 9πi, एक सेकेंड, अच्छा मैंने क्या ये उल्टा लिखा है, एक बार मैं देख लूँ। n फैक्टोरियल नीचे, नहीं सही, हाँ सही तो है, n फैक्टोरियल ऊपर होगा डिवाइडेड बाई 2πi, ठीक लिखा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हम लोग एंड करेंगे कुछ होमवर्क देके। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, मैं ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड एक एक करके इनके आंसर ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसका आंसर्स कमेंट में ही मैं वेरीफाई कर दूंगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। सेम तरीके से अप्रोच करके आगे बढ़ना। देखो सेम सभी टाइप का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना और बताना कि आंसर्स क्या क्या आ रहा है। सो इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपांशन का जो भी है, दैट इज़ लॉरेंट, एक है लॉरेंट सीरीज़ और एक है टेलर सीरीज़ एक्सपांशन। इन दोनों के मदद से क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर उसके बाद हम लोग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। एक लाइक ज़रूर कर देना अगर कंसेप्ट अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो, और शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।